बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BAMMPECHS गवर्नमेंट गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, इसके आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीलिम का पेपर है उनका, साइंस ग्रुप का। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस किस्म के एमसीक्यूज हैं। अच्छा जनाब, जो पहला एमसीक्यू है हमारे पास, इस पहले एमसीक्यू के अंदर वो हमसे कह रहा है द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर। सो एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको याद हो तो एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका हम यूनिट पढ़ते थे रेडियन पर सेकेंड, और हम कहते थे कि रेडियन जो है वो चूंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो हमने क्या करना है, इसको रेडियन को फाइनल आंसर से ओमिट कर सकते हैं। सो 1/सेकेंड, सो 1/सेकेंड है तो 1/t, ठीक है। और t को ऊपर लेके चले जाएं तो t⁻⁻1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो t⁻⁻1 फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास। नेक्स्ट वन, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ एरिया टू द वॉल्यूम। तो एरिया को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर लीजिए, देख लेते हैं कौन सी डायमेंशन हमारे पास बन जाती है। सो एरिया हम जानते हैं कि एरिया हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर में, ऐसे लिख देता हूं, और वॉल्यूम हमारे पास होता है क्यूबिक मीटर में। सो मीटर से मीटर कैंसिल, सो 1/मीटर, ठीक है, 2 पावर से 2 पावर कैंसिल। और मीटर की डायमेंशन क्या होती है, L, उसको न्यूमरेटर में ले जाएं, सो L⁻⁻1। सो दिस इज द डायमेंशन। ये हमारे पास जवाब आ चुका है किसकी, एरिया टू वॉल्यूम की। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है J क्रॉस J इज इक्वल टू, तो हमें मालूम है सेम के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा 0 होता है। I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0। सो J क्रॉस J हमारे पास दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन, इसमें कह रहा है इफ A डॉट B इज इक्वल टू 0, A भी 0 नहीं है और B भी 0 नहीं है, तो फिर हमारे पास वेक्टर्स क्या हैं। तो अगर आपको याद हो तो इस तरह के एमसीक्यूज हमने पहले भी किए हैं जिसमें वो A डॉट B 0 और A क्रॉस B को भी 0 कर देता था। तब उनके 0 होने की वजह एंगल नहीं थी, याद है आपको। लेकिन आज चूंकि सिर्फ एक A डॉट B मुझे दिया हुआ है कि A डॉट B जो है वो 0 है और A B दोनों 0 नहीं है, A B वेक्टर 0 नहीं है, तो फिर जवाब क्यों 0 है। सो मैं अगर लिखता हूं A डॉट B तो ये बराबर है A B cos थीटा। इनमें से A भी 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, ये दोनों हमारे पास 0 नहीं है। सो अब पूरा जवाब 0 होने की वजह यह हो सकती है कि cos का आंसर हमारे पास 0 आ जाए। सो A B जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो cos 0 कब होता है, हम जानते हैं कि जब भी cos 90 होता है। cos 90 हमें किसका जवाब देता है, 0 का। तो दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। सो परपेंडिकुलर इज द आंसर। नेक्स्ट वन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क हमारे पास कहलाता है। सो द आंसर इज टॉर्क, डायरेक्ट हमारे पास है। टॉर्क की जगह पे इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। बाजू का ऐसा ना हो कि जवाब में टॉर्क ना लिखा हो, तो ये तो हो चुके हमें डायरेक्टली पता है, बाय डेफिनेशन है तो मैं डेफिनेशन कह दिया, लेकिन वो आपको चीट करने के लिए कर सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड, सो मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज द टॉर्क। सो द नेक्स्ट इज नंबर 6 में वो हमसे कह रहा है व्हाइल स्पिनिंग a dancer suddenly stretches his arm, the angular velocity। so एक डांस कर रहा है और डांस करते हुए अपने हाथों को स्ट्रेच कर देता है, खोल देता है, तो जनाब अली क्या होगा। so इसका ताल्लुक हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के साथ, ठीक है। बात कुछ इस किस्म की है, देखिएगा हम ये बात जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है। इसका मतलब ये है, एक तो बात अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले बताया था कि एंगुलर मोमेंटम को हम आई और ओमेगा की जबान में लिख सकते हैं। वैसे ये याद होना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको लीनियर मोमेंटम याद है तो वो होता है mv, लीनियर मोमेंटम होता है मास एंड वेलोसिटी। सो एंगुलर मोमेंटम में लीनियर की जगह एंगुलर आ गया, तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी की जगह कौन सी वेलोसिटी आ गई, एंगुलर वेलोसिटी आ गई, सही है। और हमारे पास मास की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा रोटेशनल इनर्शिया, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सो रोटेशनल मोशन में जब कोई चीज घूम रही होती है तो मास का जो एनालोगस होता है वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है। सो अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो कुछ इस किस्म की है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो इसको मैं लिख देता हूं I1 ओमेगा 1, इसको लिख देता हूं I2 ओमेगा 2। ये मेरी बात समझ आ रही है आपको। अच्छा, ये जो I है ये हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, mr² के। अगर आपने सीरीज में मेरी वीडियोस देखी हो एमसीक्यूज की तो मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया ये मास टाइम r² यानी मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है।
सो आई का ताल्लुक जो है वो बेसिकली मास के साथ साथ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी है, आर के ऊपर भी है। तो अब आप बताएं कि मेरी बॉडी का पूरा मास है, हाथों का, सर का, एब्डोमेन का, टांगों का, सबका एक मास है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं अपने हाथों को यूं स्ट्रेच कर देता हूं तो मैं अपने मास को क्या कर रहा हूं, फैला रहा हूं। लेकिन अगर मैं अपने हाथों को ऐसे समेट लेता हूं तो मैं अपने मास को क्या कर रहा हूं, उसके जो आर है उसको चेंज कर रहा हूं। सो नाउ बी केयरफुल, अगर मैं आर की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा बढ़ेगा। अगर मैं अपने हाथों को बढ़ाऊंगा, ऐसे फैलाऊंगा अपने मास को, समझ आ रही मेरी बात, मैं जरा दरमियान में हूं स्क्रीन के, अगर मैं अपने हाथों को ऐसे फैलाना शुरू करूंगा तो मैं आर बढ़ा रहा हूं, तो मैं रोटेशनल इनर्शिया बढ़ा रहा हूं। और अगर मैं अपने हाथों को ऐसे समेट रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने मास को समेट रहा हूं तो ये आर को कम कर रहा हूं। तो जब मैं हाथों को समेटूंगा तो ये आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब मैं हाथों को फैलाऊंगा, स्ट्रेच करूंगा, तो ये आई क्या हो जाएगा, मेरे पास ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जनाब, अब अगर मैं कहता हूं कि इनिशियल हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है और फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो सेम है, तो फिर तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने अपने हाथों को समेटा हुआ था, ठीक है, आई, तो इसका मतलब यह कि जब मैंने हाथों को समेटा हुआ था तो मेरे पास आई की वैल्यू क्या थी, कम थी। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आई कम था, मैंने एरो नीचे लगाया है, तो मेरी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब मैंने अपने हाथों को स्ट्रेच कर दिया, फैला दिया, तो जब मैंने आर को फैलाया तो आई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो अब मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या रोटेशनल इनर्शिया वो ज्यादा हो जाएगा। तो मेरी एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये मेरी बात समझ में आ रही है? सो अब बिल्कुल आसानी से हम जवाब पे पहुंच चुके हैं कि देखिए, जब मैंने अपने हाथों को समेटा हुआ है तो मेरी स्पीड होगी ज्यादा, और जब मैंने अपने हाथों को फैलाया हुआ, स्ट्रेच किया हुआ, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम। सो मेरा ख्याल है ये एरो से बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं एरो के अलावा भी कह सकता हूं कि जिस वक्त मैंने अपने हाथों को समेटा हुआ है तो ये जो वैल्यू है ये मेरे पास है लेस, तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए मोर होना चाहिए जब समेटा हुआ है, ठीक है। और जब मैंने स्ट्रेच किया हुआ है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। क्लियर है? तो जब वो कह रहा है कि अपने हाथों को आप स्ट्रेच करेंगे, फैलाएंगे, तो हमारी वेलोसिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। सो वो कह रहा है दी एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। आई बिलीव सो कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अच्छा जनाब, देखिए ये मैंने क्या किया है कि एक तस्वीर आप लोगों के लिए निकाली है, इसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां आप देखिए कि ये है वो जो कि एग्जाम्पल वो पूछ रहे हैं। अब फर्ज करें कि ये कुछ इस किस्म की बात है, अगर मैं आपको इस पे दिखाता हूं तो अगर आप देखें तो ये एक्चुअली एक रोलिंग चेयर जिस तरह होती है, उस रोलिंग चेयर के ऊपर एक पर्सन को हमने बिठाया हुआ है, ठीक है, और उसके हाथ में हमने वेट दिया हुआ है। वेट इसलिए दिया हुआ है, छोटे डंबल उसके हाथ में पकड़ाया हुआ है ताकि जरा कहानी जरा बेहतर तौर पे समझ में आए। अब आप देखें तो हो ये रहा है कि देखिए तस्वीर के ऊपर हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये एंगुलर मोमेंटम यानी गोल डायरेक्शन में घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम है। तो ये जब उसने अपने हाथों को अपने करीब किया हुआ है डंबल को, और ये उस वक्त तस्वीर है जब उसने डंबल को अपने हाथों से क्या किया हुआ है, दूर किया हुआ है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो हो क्या रहा है, जब उसने डंबल को अपने हाथों से दूर किया हुआ है, मास को फैलाया हुआ है, आर की वैल्यू जब ज्यादा की है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही वो करीब लेकर आएगा, जैसे ही ये देखें डंबल को वो करीब लेकर आया, जैसे डंबल करीब लेकर आया तो उसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी। तो यहां देखें उन्होंने, या इस तरफ तस्वीर में, ये लेफ्ट वाली तस्वीर में के जो है वो कर्व बहुत बड़ा दिखाया हुआ है और यहां स्मॉल कर्व दिखाया हुआ है। यानी जब मास को फैलाओगे, जब आई की वैल्यू ज्यादा करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और जब आई को कम करोगे, हाथ को करीब लेकर आओगे, आई की वैल्यू कम करोगे तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और अगर ये साथ वाली तस्वीर अगर आप देखें तो साथ वाली तस्वीर के अंदर भी बेसिकली बिल्कुल यही बात हो रही है कि देखिए एक डाइवर ने जंप लगाई, और अगर उसने अपने आप को हाथ को फैला के रखा हुआ है तो वो इतने ज्यादा समर सॉल्ट नहीं कर पाएगा और सीधा पानी में चला जाएगा। जबकि उसके नतीजे में ये दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, यहां पे इसमें क्या किया, इसने जंप लगाई और अपने हाथों को समेटते हुए अपने घुटनों की तरफ लेकर आया, तो आई की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। मास की डिस्ट्रीब्यूशन, मास का जो फैलाव है, रोटेशनल एनर्जी वो कम होना शुरू हो जाएगा। जब वो कम होना शुरू हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वो जंप लगाएगा जो पानी में जा रहा है, जैसे उसने हाथ अपने घुटनों की तरफ किए, तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं उसने रोटेशंस ली और रोटेशन लेके पानी के अंदर, वो जो डाइवर है वो पानी के अंदर पहुंच गया। जबकि इससे ऊपर वाली तस्वीर के अंदर जो है उसमें अगर आप देखें यहां पर, तो चूंकि उसने अपने हाथ घुटनों की तरफ नहीं किए तो वो बगैर किसी घूमे, यानी एंगुलर वेलोसिटी इंतहाई कम थी, बस वो सीधा ही पानी के अंदर पहुंच गया।
ओके, सो आई बिलीव सो कि इन दो तस्वीरों के अंदर आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब आप हाथों को करीब करेंगे, आई की वैल्यू कम होगी, रोटेशनल इनर्शिया कम होगा, तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। हाथों को फैलाएंगे, रोटेशनल इनर्शिया आई की वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज के आर इंक्रीज कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। आई बिलीव सो अब ये समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू फील के आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अच्छा जनाब, नेक्स्ट वन पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है 1 रेडियन इज इक्वल टू, मेरा ख्याल अब तक आपको याद होना चाहिए, 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है 1 रेडियन, राइट। नेक्स्ट वन हमारे पास है जिसके अंदर वो हमसे ये कह रहा है, देखिए जनाब, इसके अंदर वो कह रहा है कि इफ ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 35, इट हिट्स ए टारगेट, वो टारगेट को हिट करता है, ओके, इट विल हैव द सेम रेंज, बिल्कुल वही सेम रेंज मिलेगी अगर हम उसको थ्रो करते हैं कौन से एंगल पे। तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दो एंगल ऐसे होते हैं जिन दो एंगल का सम हमें 90 मिल जाए, उन दो एंगल के ऊपर हमें हमेशा जो रेंज है वो क्या मिलती है, सेम मिलती है। तो अगर एक एंगल उसने हमें दिया हुआ है 35, सो आई बिलीव सो दूसरा एंगल हमारे पास कितना होगा 55, क्योंकि 35 में 55 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 90 बनेगा। तो मेरा आंसर है 55, सो 55 इज माय आंसर, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन नंबर 9 में वो कह रहा है कि साइक्लिस्ट साइक्लिंग अराउंड ए सर्कुलर रेसिंग ट्रैक स्किड, स्लिप कर जाता है। अगर एक साइक्लिस्ट है और वो एक कर्व में मूव कर रहा है, कर्व में घूम रहा है, तो वो स्लिप कर जाएगा। कब स्लिप करेगा ये वो पूछ रहा है। तो उसने कुछ कंडीशंस नीचे दी हुई हैं, द सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन हिम। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, फिर हम कंडीशंस को देख लेते हैं कि ये है क्या। एक्चुअली सवाल ये है कि जब कोई भी कार, कोई भी मोटरसाइकिल, कोई भी साइकिलिस्ट किसी कर्व में घूम रहा होता है, तो वो कर्व में घूमने के क्यों काबिल होता है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो कर्व में घुमाती है। नाउ द क्वेश्चन इज हु प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, द आंसर इज फ्रिक्शनल फोर्स। जी हाँ, अच्छे तरीके से याद रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो जनाब आली, मुझे कुछ ऐसे लिखना चाहिए कि याद रखिएगा ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स ये या तो बराबर हो या फिर ज्यादा होनी चाहिए, किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, अगर हमारी फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है तो यस, वो आराम से यानी उस कर्व में से वो गुजर जाएगा। और हमारी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा बेहतर यह है कि ग्रेटर देन हो, ज्यादा होनी चाहिए किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने के लिए, मतलब कि कर्व में घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो फोर्स चाहिए उससे ज्यादा होनी चाहिए तो बेहतर होगी, तो इसलिए मैंने ग्रेटर लिखा हुआ है। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होनी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स के से, या उसके तकरीबन बराबर हो। तो अब अगर हम आंसर देखते हैं तो उसने लिखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन हिम इज लेस। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो और लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन की वैल्यू उसके से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो और लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा हो, यस बिल्कुल ठीक बात है। तो उसने कहा है कि पूछा गया साइक्लिस्ट साइक्लिंग अराउंड सर्कुलर रेसिंग ट्रैक स्किड, तो स्लिप कब होगा, जब सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास ज्यादा हो जाए और फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाए। तो दूसरा ऑप्शन है द सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन हिम इज ग्रेटर, ये ज्यादा हो जाए। तो ये गलत है ना, इसको ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो ये बराबर हो या ये कम होनी चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन हिम ज्यादा हो किससे, इससे। तो ये दूसरा जो ऑप्शन है ये गलत है। तीसरा भी पढ़ लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन हिम इज इक्वल, जब इक्वल होगा तब वो कर्व में घूम जाएगा, ठीक है। यानी मिनिमम दिस इज द रिक्वायरमेंट कि उसके बराबर हो, और अच्छी रिक्वायरमेंट क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो। सो जो सेकंड ऑप्शन है दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, या दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसके मुताबिक कि अगर ये कंडीशन हो गई तो वो क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, स्किड कर जाएगा, उसकी जो साइकिल है वो कर्व में घूम नहीं पाएगी। ओके, द नेक्स्ट वन नंबर 10, वो कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम स्पीड एट द मोमेंट ऑफ, पहले भी हमने डिस्कस किया प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम स्पीड दो जगहों पे होती है, जहां से उसको लॉन्च करते हैं और जहां जाके जमीन पे टकराता है। तो प्रोजेक्शन के टाइम पे बिल्कुल ठीक है, हिटिंग द ग्राउंड बिल्कुल ठीक है, बोथ दीज केसेस यस। तो हमारा आंसर है बोथ दीज केसेस। ओके, नेक्स्ट वन नंबर 11 है हमारे पास। नंबर 11 में वो हमसे फरमा रहे हैं साहब, वो कह रहे हैं कि इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वाज टू श्रिंक, अगर रेडियस हम कम कर दें एंड देयर मैसेज वर रिमेन द सेम, और मैसेज सेम हो, तो बताइए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जमीन की सरफेस पे क्या होगी। तो हमने पहले भी ये बात की थी आपसे कि जब भी एक्सेलरेशन जब भी हम रेडियस को कम करेंगे तो ग्रेविटी इंक्रीज करेगी। ये पहले भी एमसीक्यू आ चुका है, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं
तो फॉर्मूला कुछ इस किस्म का है हमारे पास कि जी अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ पे स्क्वायर। सो रेडियस को अगर आप कम कर रहे हैं तो ऑब्वियस से बात है ग्रेविटी इंक्रीज करेगी। सो दी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास इंक्रीज। नेक्स्ट वन नंबर 12, वो हमसे कह रहा है कि वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, जमीन के सेंटर पे ग्रेविटी जीरो होती है तो जीरो को मल्टीप्लाई करें m से, सो वेट भी कितना होगा, जीरो होगा। सो जमीन के सेंटर पे वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। नेक्स्ट वन कह रहा है ए पेंडुलम बॉब इज स्विंगिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये थोड़ा सा रटना है आपको कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और वो ये कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में चाहे वो सिंपल पेंडुलम ही क्यों ना कर रहा हो, ओके, या स्प्रिंग मैथ सिस्टम क्यों ना कर रहा हो, दोनों के लिए सेम बात है कि जो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं उसके ऊपर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और जो मीन पोजीशन होती है उस पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये बात अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। ओके, सो वो कह रहा है कि बॉब स्विंगिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन पोटेंशियल एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होगी, तो जवाब है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस पर। नंबर 14, पावर इज इक्वल टू, पहले भी आ चुका है, एफ डॉट डी अपॉन टी, सही है, डी अपॉन टी वेलोसिटी बनता है हमारे पास। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द साउंड वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन, साउंड की स्पीड किस पे डिपेंड नहीं करती, साउंड की स्पीड डिपेंड नहीं करती प्रेशर के ऊपर, साउंड की स्पीड डिपेंड नहीं करती डेंसिटी के ऊपर, साउंड की स्पीड डिपेंड नहीं करती विंड स्पीड के ऊपर। ओके, ये तीनों इसके जवाबात हैं और डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो अब इसमें से कोई एक सही होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जिस किस्म का एमसीक्यू मैंने वो जवाब बता दिए। अब हो सकता है देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं इंटरमीडिएट के लेवल पे, इंटरमीडिएट के लेवल पे वी डू नॉट टॉक अबाउट विंड स्पीड, ऑल्दो के इन ग्रेजुएशन लेवल फिजिक्स वी डिस्कस कि देयर इज सम इफेक्ट ऑफ द विंड स्पीड ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। और वो क्या है कि जाहिर सी बात है कि जो डायरेक्शन में आवाज जा रही है, अगर विंड स्पीड भी उसी डायरेक्शन में होती है, जबकि अगर जिस डायरेक्शन में मतलब साउंड जा रही है उसी डायरेक्शन के अंदर अगर विंड स्पीड भी है तो ऑब्वियसली बात है कि साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, यानी इफेक्ट है। और अगर जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है विंड की स्पीड उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो साउंड की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है, ये इफेक्ट। बट हम इसको डिस्कस करते हैं ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर, या ये कहना चाहिए इसको मास्टर लेवल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन बातों को इंटरमीडिएट के लेवल पे डिस्कस करना जबकि हमारे कोर्स में नहीं है। आप जितने भी अच्छी इंटरमीडिएट के हिसाब से वीडियो बना दे, स्टिल उसके अंदर हम ये बात डिस्कस नहीं करेंगे तो स्टूडेंट ये बोलेगा कि जनाब जब ये चीज हमारे कोर्स में है नहीं तो आप इसको ऐसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये सारे ऑप्शन मेरे हिसाब से यानी विंड स्पीड, प्रेशर एंड डेंसिटी। सॉरी फॉर दिस नॉइज, आपको पता है 14 अगस्त आने वाला है तो हमारी कौम ने यही करना है, शोर शराबा ही करना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन हमारे पास है, इसके अंदर वो कह रहा है the characteristic of the musical sound which distinguish between notes of the same pitch and intensity। same pitch का मतलब है कि same frequency और and intensity जो है यानी loudness, same frequency, same loudness की दो साउंड में हम फर्क महसूस करते हैं। ये हमारे कानों की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि अल्लाह ताला ने हमें गिफ्टेड की है और इसको हम कहते हैं क्वालिटी। ये क्वालिटी कहलाती है इंसान के कानों की, जिसमें हम दो आवाजों जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है और उनकी सेम लाउडनेस होती है या सेम इंटेंसिटी, हम उसमें फिर भी फर्क महसूस कर लेते हैं कि ये आवाज है और ये दूसरी आवाज है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है आवाज की जो वेव होती है उसकी शेप है। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, चलने लगे आप तो ये भी जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कुछ इस किस्म की मैं बात करना चाह रहा हूं कि फर्ज करो एक वेव ये है और दूसरी वेव ये, जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं ये सिर्फ इसलिए बनाना चाह रहा हूं ताकि सेम फ्रीक्वेंसी दिखा सकूं, और दूसरी वेव मेरे पास ये है। तो इस वेव में जो दूसरी वेव है उसमें यहां पे ऐसे ऐसे कुछ कर्व है, यानी ये पहली वेव से थोड़ी सी चेंज है। लेकिन अगर आप देखें तो जो हाइट इस वेव की है वही हाइट इस वेव की है, तो मतलब दोनों की जो लाउडनेस है या इंटेंसिटी वो सेम है। जो फ्रीक्वेंसी पहली वेव की है वही फ्रीक्वेंसी दूसरी वेव की है, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस इन द वेव शेप, और ये वेव शेप के फर्क को इंसान का कान समझ लेता है। इसको हम कहते हैं क्वालिटी। ओके, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। सो ये जो है हमारे पास ऑप्शन है उसको हम कहते हैं क्वालिटी। दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन एयर जो अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड है, और इसी वजह से हम इंजॉय करते हैं म्यूजिक को, हम इंजॉय करते हैं। अगर कोई नात कंपटीशन हो तो हम
अच्छी नात को सुन के बहुत ज़्यादा जो यानी हम उसको क्या कहते हैं, महसूस हो रहे होते हैं उससे, या हमें उसका जो लुत्फ आ रहा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी. प्लीज बी केयरफुल. सेम स्टोरी गोज फॉर दी किरत. जब कोई कुरान पाक की तिलावत हो रही हो और एक अच्छी तिलावत हो रही हो, और आपने देखा होगा मुख्तलिफ कारी जो तिलावत कर रहे होते हैं और आपके कान बता रहे होते हैं कि यार मतलब ये जो कारी साहब है ना, इन्होंने बहुत अच्छी तिलावत की है, दिस इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी. ओके, तो आप इसको सिर्फ म्यूजिक तक मत रखिएगा, म्यूजिक के अलावा भी है. नंबर 17, a body moving along the circumference of the circle complete 2 revolution, 2 चक्कर मुकम्मल करती है. If the radius of the circle is r, the ratio of displacement to the covered path. अच्छा जी, ये देखिएगा, ये सर्कल है. फर्ज करें यहां से हम चले, घूम के दोबारा यहां पे आ गए, 1 रेवोल्यूशन, फिर घूम के दोबारा इधर आ गए 2 रेवोल्यूशन, और इस सर्कल का जो रेडियस है हमारे पास वो कितना है, r. तो मुझे बताओ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या कह रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट कर्व पाथ, जो कवर्ड पाथ है हमारे पास, जो पाथ कवर्ड किया है. सो अगर हम जहां पर हैं और घूम के वहीं पर आ जाएं तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, फिर घूम के दोबारा वहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन. सो देयर इज नो चेंज इन पोजीशन. आई वाज हियर और 2 रेवोल्यूशन के बाद आई वाज अगेन हियर. सो इसका मतलब माय डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो न्यूमरेटर 0 होगा तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा. सो द ऑप्शन इज 0. राइट. नेक्स्ट वन, 18. A hole is drilled through the earth along the diameter. At stone is dropped into it, और एक पत्थर को फेंक दिया. When the stone is at the center of the earth, it has, जब वो जमीन के सेंटर में पहुंचेगा तो उसका वेट नहीं होगा. अभी हमने पहले भी एमसीक्यू किया था. ओके, क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है. ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन वहां पर नहीं है. जब एक्सेलरेशन नहीं है तो F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स भी नहीं है, तो उसका क्या होगा, उस बॉडी का मास होगा, बाकी कोई चीज नहीं होगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज मास. तो सेंटर पे, जमीन के सेंटर पे उसका मास होगा, लेकिन बट इट विल हैव नो वेट, एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू. डॉपलर इफेक्ट किसके ऊपर अप्लाई होता है, साउंड वेव्स के ऊपर अप्लाई होता है. यस, साउंड वेव पे अप्लाई होता है. क्या डॉपलर इफेक्ट लाइट वेव पे अप्लाई होता है, जी हां, डॉपलर इफेक्ट लाइट वेव पे भी अप्लाई होता है. हीट वेव के ऊपर अप्लाई होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हीट वेव मैं तो कहूंगा यस, हीट वेव पे भी अप्लाई कर दो. नन ऑफ दीज, तो खैर दोनों ऑप्शन दुरुस्त हैं. साउंड वेव के ऊपर भी होता है, लाइट वेव के ऊपर भी होता है. बी केयरफुल. डॉपलर इफेक्ट हम साउंड के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन लाइट के लिए भी है. डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन हमारी किताब में लिखी हुई है. और जिस तरह डॉपलर इफेक्ट हम एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं. एस्ट्रोनॉमी का मतलब है हम टेलीस्कोप लगा के हम मुख्तलिफ प्लैनेट को, मुख्तलिफ ऑर्बिट में घूमने वाले ऑब्जेक्ट को, हेवनली ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं. कौन सा स्टार हमारे करीब आ रहा है, कौन सा हमसे दूर जा रहा है. दिस इज ओनली बिकॉज, जिसको हम कहते हैं रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, अगर कभी नाम सुना हो तो ये क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डॉपलर इफेक्ट. सो इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए बोथ ए एंड बी, तो वो इसमें नहीं है. बहरहाल मैं आपको फिजिक्स बता रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, साउंड एंड लाइट दोनों में अप्लाई होता है. बी केयरफुल. नेक्स्ट वन कह रहा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा. ठीक है, यंग डबल स्लिट के अंदर इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज 4 टाइम, इस टाइम पीरियड 10 दफा मेरा ख्याल है ये एमसीक्यू मैं आपको करा चुका हूं. अब आपको रट्टा लग जाना चाहिए. सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. टाइम पीरियड क्या होगा, अगर लेंथ 4 टाइम इंक्रीज कर दें तो ये 4 रूट से बाहर आके कितना हो जाएगा 2, बाकी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी एज इट इज. तो इसका मतलब है कि अगर 4 टाइम इंक्रीज किया तो 4 का रूट कितना है 2, तो जो भी टाइम पीरियड था वो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो डबल इज माई करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन 22. If the radius of the earth was to shrink and their masses were to remain the same, the acceleration due to gravity on the surface of the earth, I believe so कि ये मैंने पहले भी अभी करवाया है. ये देखिए नंबर 11 के ऊपर भी मैंने यही आपको करवाया है. If the radius of the earth was to shrink, तो ये रिपीट हो गया है 11 वाला, और उसके बाद ये हमारे पास 22 वाला रिपीट हो गया. तो रेडियस अगर श्रिंक करेंगे सो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या ग्रेविटी हमारी जमीन पर जो है वो इंक्रीज करेगी. ओके, नेक्स्ट वन 23 कह रहा है लाइट एयर इज ए यूनिट ऑफ, मेरा ख्याल अब तक आपको याद हो गया होगा, इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट एयर. Next 24, a body is moving down inclined plane if the friction is negligible, acceleration depends upon, acceleration किस पर डिपेंड करती है. So inclined plane, frictionless inclined plane के ऊपर अगर आप acceleration का फॉर्मूला लिखें तो वो होता है g sin थीटा. So एक तो वहां पर ग्रेविटी कितनी है और दूसरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है inclined plane का.
सो यहां पर उसने ऑप्शन लिखे हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास। मास ऑफ द बॉडी जी नहीं, आप देख सकते हैं सिर्फ ग्रेविटी है, मास का कोई लेना देना नहीं है। स्पीड ऑफ द बॉडी, कोई स्पीड का चक्कर नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, इन दो के ऊपर। लेकिन अब यहां पर मैं एक्सेलरेशन, चलो मैं यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कर देता हूं, लेकिन हो सकता है कोई बोले कि यार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। एक इंक्लाइन प्लेन के अंदर अगर हम कोई इंक्लाइन प्लेन ले लें तो उस इंक्लाइन प्लेन के यहां पर जो ग्रेविटी और यहां पर जो ग्रेविटी यानी इस हाइट पे इधर और इधर वो ऑलमोस्ट सेम होती है। बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूं इस बात से। तो हमें ग्रेविटी को टिक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर कोई जिन्नाती किस्म की साइज की इंक्लाइन प्लेन हो तो फिर उस इंक्लाइन प्लेन के टॉप पे और बॉटम पे दोनों पे एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी। सो मैंने दोनों ऑप्शन को टिक करके डिस्कस कर दिया, क्योंकि आपने देखा होगा मैं जो वीडियोस बना रहा हूं ये एमसीक्यूज के आंसर नहीं बता रहा, बट दिस इज ए सॉल्यूशन एंड डिस्कशन। सो डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी है, बट दी अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर फिजिक्स जो अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास कौन सा था, नंबर 25 कह रहा है द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब तक रट गया हुआ कई दफा है, वर्चुअल एंड मैग्निफाइड। नेक्स्ट नंबर 26 a vector which can be displaced parallel to itself and applied to any point is known as, ये free vector की सीधी डेफिनेशन लिखी हुई है, ओके। the dot product of force and velocity is called power। थोड़े अच्छे से हल्के फुल्के एमसीक्यूज आने लग गए। वर्क एनर्जी इक्वेशन हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक शक्ल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये रहा, ठीक है। वर्क एनर्जी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की शक्ल है। हेलीकॉप्टर weighing 3920 Newton is moving up with constant speed of 4 meter per second square. Therefore, the force exerted by its weight by its engine is। अब देखो ये पहले भी इस तरह का एक एमसीक्यू आ चुका है जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था। सो याद रखिएगा, मैं आपको सीधी सीधी कहानी बता दूं कि अगर ये मेरा डब्बा जो है ये हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर का जो वेट है वो W के ऊपर एरो इसलिए बनाया ताकि ये वेट और वर्क में आप कंफ्यूज ना कर लें अपने आप को। यह है 3920। तो अगर जितना इसका वेट है इतनी ही ऊपर की जाने फोर्स लग रही हो, कितनी फोर्स लग रही हो 3920, नीचे और ऊपर वाली फोर्स बराबर हो, तो ये हेलीकॉप्टर किससे मूव करेगा, ये हेलीकॉप्टर मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो चूंकि उसने यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड नहीं है, एक्सेलरेशन है। सो अगर नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स बराबर हुई कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, जो कि पहले भी एमसीक्यूज के अंदर हमने किया हुआ है। तो उस मौके पे वो पूछता है रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मेरे पास हो जाएगी 0। ये बात समझ में आ रही है। अगर जितनी नीचे फोर्स लग रही है उतनी ऊपर लगे तो हेलीकॉप्टर किससे मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड से। एक बात, दूसरी बात, अगर इस मौके पे रिजल्टेंट फोर्स पूछी जाती है कितनी होगी 0। लेकिन अगर नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स बराबर ना हो, यानी नीचे फोर्स लग रही है 3920 और ऊपर इससे कुछ ज्यादा फोर्स लग रही है, ओके। अभी ऊपर वाली फोर्स की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये अब अनबैलेंस फोर्स हो गई, नीचे कम है और ऊपर फोर्स ज्यादा है। तो अब हेलीकॉप्टर स्पीड से मूव नहीं करेगा बल्कि हेलीकॉप्टर किससे मूव करेगा, एक्सेलरेशन से मूव करेगा, राइट। अब जब ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 नहीं है। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। सो हम मालूम कर लेते हैं, बड़ा आसान सा है रिजल्टेंट फोर्स मालूम करना। तो अगर आप मुझे इजाजत दें मैं FR लिख देता हूं, R का मतलब है रिजल्टेंट, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ये किसके बराबर होगी, ये हमेशा वेट प्लस ma के बराबर होगा। बस ये सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है, वेट जो कि है 3920 प्लस हमारे पास m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमें कितनी दी है 4 और मास कितना है, तो मेरा ख्याल है वेट से वेट का फॉर्मूला होता है mg, है ना। तो वेट यानी 3920 को अगर g जो मल्टीप्लाई है वहां ले जाकर डिवाइड करा दूं तो मुझे m मालूम हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मैं जरा थोड़ा सा मैं इसको इधर ही कर लेता हूं, ठीक है। यानी 3920 को अगर मैं 9.8 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, ओके। और साथ में क्या a, तो a मेरे पास कितना है 4 उसने मुझे दिया हुआ है। सो दैट्स इट। इसको कैलकुलेटर में रखें, दैट विल बी योर आंसर। तो मैं इसको कैलकुलेटर में रख के आपको अभी आंसर लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा यार, इन दोनों को जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास आ रहा है आंसर 400, ठीक है। इस 400 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 400
एंड मल्टीप्लाई हुआ, बल्कि एक मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है। तो इसको 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 को 4 से करें तो ये हो जाएगा 1600। तो उसके बाद 1600 को इसमें ऐड कर लीजिए, तो ये मेरे पास बन रहा है जनाब 5520, ठीक है। ये मेरे पास आंसर है 5520, और 5520 मुझे यहां पर कहीं पर नजर नहीं आ रहा, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। यहां पे लिखा हुआ है 4720। अच्छा याद रखिएगा 4720 ये बुक के न्यूमेरिकल का आंसर है। सो इसका मतलब है या तो बुक में जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, वो कुछ और वैल्यू होगी। तो ये बुक से जब छाप के एमसीक्यूज बनाया जा रहा है तो वैल्यू गलत लिख दी गई है, तो मैं अभी कंफर्म कर देता हूं आपको। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारी किताब के अंदर मैं इसमें देख रहा हूं, तो हमारी किताब के अंदर ये जो है सेम न्यूमेरिकल है, और उसमें वो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन इट इफ इज असेंडिंग अप एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बुक में जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वजह से जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 4720, ये आ रहा है बुक में। लेकिन उस सूरत में ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है, ये एक्सेलरेशन हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, बल्कि बुक में लिखी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चूंकि ये बुक से छापते वक्त गलती हुई है, यहां पर एक्सेलरेशन को 2 लिखना चाहिए था, लेकिन अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो फिर मेरा आंसर होगा 5520। एक बात और भी हो सकती है, और वो ये है कि बुक में जब मैं ये देख रहा हूं तो उस न्यूमेरिकल के अंदर उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से भी, स्पीड से भी मूव कराया है, जो कि उसने लिखी है 4 मीटर पर सेकंड। तो ये हो सकता है कि ये जो यहां पर ये साहब ने जो लिखा हुआ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एस के ऊपर हो सकता है, स्क्वायर ना हो। तो अगर एस के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा तो तब हमारा आंसर क्या होगा, मुझे बताइए। इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी ऊपर लगेगी, तब जो हमारा आंसर है वो होगा 3920 न्यूटन। आई बिलीव सो समझ में आ गई होगी सारी बात। सो कॉन्सेप्ट समझना है, एमसीक्यू की गलती क्या है वो भी मैंने आपको बता दी है, जवाब गलत लिखा हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया। मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे कि कहानी कैसे करनी है। ओके अच्छा जनाब नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। नंबर 30 में कह रहा है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन फोकस फॉर इंफिनिटी, जब इंफिनिटी फोकस करते हैं तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, आईपीस की 3 सेंटीमीटर है, हैज इट्स फोकल लेंथ इक्वल, हैज इट्स फोकल लेंथ इक्वल, ये फिर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर मैं जवाबात पे गौर करूं, जिस तरीके से एक आंसर लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे 63, ये 63, तो ये 63 क्या हो सकता है, मैं ये गैस कर सकता हूं। देखिए कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ है वो लेंथ क्या होती है कि एफ नॉट, यानी फोकल लेंथ ऑफ हमारे पास ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दोनों को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। सो 63, और यूनिट क्या होगा, वही चूंकि दोनों का सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, 63 सेंटीमीटर। तो आई कैन गैस के जो आंसर है वो 63 सेंटीमीटर है, शायद ये लेंथ पूछ रहा हूं। और अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग तो यानी इसकी मैग्निफिकेशन अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एफ नॉट अपॉन एफ ई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20। सो 20 वाला कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा मुझे, बल्कि 20 वाला ऑप्शन भी इसमें नजर आ रहा है। सो नाउ मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया हो कहानी क्या है। अगर वो आपसे लेंथ पूछ रहा है तो आंसर है 63, और अगर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है आपसे तो फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 हमारा जवाब होगा। सो मैं अब आप पे छोड़ता हूं, इसमें से किसी पे निशान नहीं लगा रहा क्योंकि हैज इट्स फोकल लेंथ, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे लग रहा है कि है क्या। ओके इन एन इन इलास्टिक कोलिजन, दो टाइप के कोलिजन है, एक इलास्टिक होता है, एक इन इलास्टिक कोलिजन होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो इलास्टिक कोलिजन है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों लगता है। इन इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं लगता। सो अब बात करते हैं दोनों में कौन से लगते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इलास्टिक में काइनेटिक लगता है, इन इलास्टिक में काइनेटिक नहीं लगता। अब आप इसमें से देख लीजिए। सो इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक इज नॉट कंजर्व, बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन ही मेरा जवाब है। बाकी भी मैं देख लेता हूं, बट ये है। दूसरे कह रहे हैं काइनेटिक इज कंजर्व, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। नहीं जी, मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व होता है, चाहे इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो। बोथ मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, फिर इन इलास्टिक नहीं होगा, फिर इलास्टिक कोलिजन होगा। कह रहा है नीदर मोमेंटम नॉर काइनेटिक कंजर्व, नहीं जनाब। नेक्स्ट पे चलते हैं 32। माइक्रोसन इंटरफेरोमीटर सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट इज यूज, पहले भी हमने कहा था फेज कोहेरेंस को हासिल करने के लिए हम ये काम करते हैं, पहले भी एमसीक्यू आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वन 33, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट बिकम इक्वल, ये हमारा मॉडल पेपर का एमसीक्यू है और उसमें मैं आपको करवा चुका हूं। मेरा ख्याल है 10 इनवर्स 4 हमारा आंसर आ रहा था, आप मॉडल पेपर में चेक कर लीजिएगा। F = 6 पाई ईटा आर वी, स्टोक्स लॉ है हमारे पास। रिप्रेजेंट कौन सा लॉ है, स्टोक्स लॉ, चैप्टर नंबर 3 के एंड में
फ्लूइड फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग, स्टोक्स लॉ। सही पे निशान लगाया ना? जी हाँ। ओके जनाब, द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द वॉच इज, कितना रेडियन पर सेकंड होता है पहले ही बताया है। एक पूरा चक्कर, सेकंड की सुई एक मुकम्मल चक्कर लगाने के लिए, मुकम्मल जब चक्कर लगाती है तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो सेकंड की सुई पूरा चक्कर जो लगाएगी वो कितनी देर में लगाएगी, वो मतलब पूरा जो चक्कर लगाएगी वो जो एंगल बनेगा वो कितना होगा रेडियन में, 2 पाई, और कितना देर में 60 सेकंड में, 2 1 2 2 30 जा, तो पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। ये पहले भी इस तरीके से सेकंड हैंड मिनट हैंड वाले मैं करवा चुका हूं। 36 द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल कैन बी स्टडीड, तो जो क्रिस्टल्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं ब्रेग्स लॉ, एक्सरे डिफ्रैक्शन। जी हाँ, क्योंकि जो क्रिस्टल्स हैं उनके जो प्लेन्स के दरमियान जो ज्योमेट्रिकल प्लेन है, जो एटम्स की जो प्लेन्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो वो यानी एटॉमिक डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स जिसे हम कहते हैं, वो डिस्टेंस उतना ही है जितनी वेवलेंथ ऑफ एक्सरे होती है हमारे पास। सो विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज, और एक्सरे डिफ्रैक्शन आजकल की जो नैनो टेक्नोलॉजी की स्टडी है उसमें बहुत ज्यादा अहम है। सम इज द यूनिट, सम नहीं होगा, सोन होगा। सोन किसका यूनिट होता है हमारे पास? लाउडनेस का होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल, क्वालिटी ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड, इनमें से कोई नहीं है। सोन हमारे पास जो है, यानी सोन याद रखिएगा ये लाउडनेस का यूनिट है, लाउडनेस, ठीक है। और 1 सोन बराबर होता है 40 dB। अब अगर कोई बंदा ये बोलता है कि सोन चूंकि 40 dB है और dB हमारे पास इंटेंसिटी लेवल का है, तो इंटेंसिटी लेवल जवाब होना चाहिए, तो वो बोलता रहे भाई सोन इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। प्रिंटिंग मिस्टेक्स ज्यादा है। ओके, ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज, दो टाइप के इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक रुका हुआ, डायनामिक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हुआ। सो मुझे बताइए कौन सा होगा? रेस्ट, यस, रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जी हाँ ये दोनों होंगे, क्योंकि इसमें स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम दोनों इंक्लूड हो गए। मूविंग विद एक्सेलरेशन ये नहीं होता हमारे पास। 39 द डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन आल्सो बी टर्म एज, ये मॉडल पेपर का एमसीक्यू है, एग्जैक्टली उसमें पूछा है, हमने बताया था मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन, यानी इसको आप कह सकते हैं मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन है। नंबर 40 600 मैन रन्स अप द स्टेयर ऑफ 4 मीटर हाइट इन 3 सेकंड, पहले भी कराया था mgh, तो mg वेट है, 600 को मल्टीप्लाई करें 4 से, डिवाइड करें 3 से, तो 3 2 जा और 2 4 जा 8, तो 800 वॉट, पावर का यूनिट होता है वॉट। पहले भी करवा चुका हूं इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको कर लिया आंखों ही आंखों में और आपको बता दिया। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज स्पेसिंग लैम्डा एल अपॉन डी, लैम्डा एल अपॉन डी, दैट्स इट। 42 स्प्रिंग मास सिस्टम इज ऑसिलेटिंग with simple harmonic motion, okay, with the time period t. If we double the mass of the bob, the new time period, simple harmonic motion का time period length और gravity भी depend करता है, mass पे depend नहीं करता, so it will नहीं, वो क्या कह रहा है? If the spring mass system, sorry मैं simple पर समझ गया था, मेरी गलती है। spring mass system जो है ये है फॉर्मूला हमारे पास, so ये हमारे पास mass है, वो तो mass पे डिपेंड करता है, और वो कह रहा है spring mass is oscillating with simple हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड टी है। इफ वी डबल द मैस, अगर मैस को हम डबल कर दें, 2m कर दें, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा? तो टी डैश इज इक्वल टू 2 को रूट से बाहर निकालो तो 1.414 बनता है। ये 2 का रूट जो होता है, 2 का रूट ये बनता है, और बाकी 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, तो एज इट इज नहीं हमारे पास। क्या ख्याल है? सिर्फ इस 2 को रूट से बाहर निकाल के नंबर बना दिया, तो पिछला टाइम पीरियड कितना इंक्रीज हुआ? 1.414। सो द आंसर इज 1.414 t। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, वरना फिर मुझे इसके लिए बताना पड़ता कि यार ये गलती हो गई है। ओके, सो ये स्प्रिंग मैथ सिस्टम का मैं सिंपल प्रोनाउंस समझ बैठा था, मेरी गलती है। थैंक यू सो मच, मेरा ख्याल है समझ में आ गए होंगे। डिस्कशन थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई इस दफा, बट आई बिलीव होगा आपको समझ में आ गया। स्टिल इफ यू फील कि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा इसको और शेयर कीजिए तमाम उन लोगों के साथ जो कि पेपर की तैयारियां कर रहे हैं। ओके, फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।